एवरीवन, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग डिमांड का चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियोस डिमांड के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो भाई आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बहुत बढ़िया टॉपिक है। पिछले साल भी मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था, तो बहुत बच्चों की डिमांड ये थी कि सर ये रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का वीडियो बनाइए। तो देख लीजिए, इसके बाद मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो पूरा डिमांड का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहा हूं। बहुत बच्चों की कंप्लेन भी है ये, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी भी शिवम जगदीश के चैनल पर सारे वीडियोस देख रहे हैं। धीरे धीरे सारे बच्चों को इस चैनल पर आना है। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से सारे वीडियोस मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। तो चलो भाई, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? जैसे जैसे एक कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है बेटा। अब ये कंज्यूमर ना जैसे जैसे अपना कंजम्पशन स्टार्ट करता है, कंजम्पशन बढ़ाता है। अब देखो, जैसे अपना कंजम्पशन स्टार्ट करेगा, इसकी जो यूटिलिटी डिराइव होगी, जैसे हम कोई भी कंज्यूम करते हैं सामान, तो हमारे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एवरी सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी डिक्रीजिंग जैसे जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम सामान कंज्यूम करना शुरू करेंगे, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे कम होता चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमको भूख लगी होती है, जब हम खाना खाते हैं और पहली रोटी खाते हैं तो भाई हमें सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। उसके बाद दूसरी खाते हैं तो कम मिलता चला जाता है, फिर चावल खाते हैं कम मिलता चला जाता है। लाइकवाइज समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी विल बी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो भाई इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इक्विलिब्रियम बोलता है जब mu इज इक्वल्स टू प्राइस हो जाएगा, मतलब जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना ही सेटिस्फैक्शन डिराइव करेंगे। उस केस में वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब वहां तक कंज्यूमर पैसा खर्च करने को तैयार है। अब देखिए बात समझिएगा क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का क्या मतलब है भाई। अब जब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल चुका, वो ज्यादा कमोडिटी क्यों कंज्यूम करे? वो ज्यादा कमोडिटी इसी रीजन से कंज्यूम करेगा कि प्राइस कम हो रहा है। जब प्राइस कम होता चला जाएगा तो सोचेगा कोई बात नहीं, हमें सेटिस्फैक्शन कम भी मिल रहा है तो ठीक है, चलो कंज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज इसका मार्केट में प्राइस कम हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे इफेक्ट कर रही है डिमांड करके मूवमेंट पर, समझ में आ रही कि नहीं बात आपको? वरना कई बार ऐसा हो रहा है, भाई मैं तो सेटिस्फाइड कंज्यूमर हूं, मैं क्यों सामान खरीदूं, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई प्राइस फॉल हो रहा है, चलो भाई ले लेते हैं, आगे कंज्यूम कर लेंगे। तो ये रीजन है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा, और सेकंड पॉइंट है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, अभी इनकम इफेक्ट क्या है? अब देखो, यहां पर इनकम इफेक्ट का मतलब हमें समझना क्या है। इनकम इफेक्ट से मतलब हमें रियल इनकम का इफेक्ट समझना है। आपको पता है भाई कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, इसका मतलब डिमांड हमारी इंक्रीज कर रही है। हमको ये जानना है कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है ना? इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, डिमांड हमारी इंक्रीज क्यों कर रही है। तो पहला हमने बता दिया आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर प्राइस को रिलेट करने लगता है कि भैया अभी सस्ता है, चलो खरीद लेते हैं, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, इवन दो ही इज सेटिस्फाइड। अब आगे बात करते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट की बात समझिएगा। मान लेते हैं कंज्यूमर है, उसकी इनकम है ₹100, वो 100 रुपए कमाता है और वो गया है एप्पल्स खरीदने के लिए। तो मान लेते हैं एप्पल आता है 50 रुपीज के जी, 50 रुपीज पर के जी। तो वो कितना खरीद के लाएगा? 2 kg। ऑब्वियस सी बात, 100 रुपए लेके गया, 50 रुपए किलो था, 2 kg लेकर चले आया। अब देखो क्या होने वाला है, अभी भी उसकी इनकम 100 रुपए है, अभी भी उनकी इनकम 100 रुपए। और मान लेते हैं एप्पल के प्राइसेस कम हो गए और एप्पल मिलने लगा 25 रुपीज के जी। एप्पल मिल रहा है 25 रुपीज के जी। आप कितने के जी लेकर वो आ गया? 4 kg। क्या उसकी डिमांड बढ़ी? हाँ, उसकी डिमांड बढ़ी। क्या उसकी इनकम बढ़ी? इनकम इन द टर्म्स ऑफ रियल सेंस बढ़ गया, लेकिन ऐसा देखिए कि भैया उसकी इनकम पहले 100 से 200 हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन परचेसिंग पावर ऑफ इनकम बढ़ गई। तो आप बात समझ रहे हैं कि यार इनकम इफेक्ट समझ में आ रहा है आपको? क्या हो रहा है? उसकी रियल इनकम बढ़ जाने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर है? रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबको समझ में आ रही है ना बात? चलो
ये नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, तो हमारा थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सुनो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई दो गुड्स हैं, एक मान लेते हैं टी है, कॉफी है, बहुत पुराना एग्जांपल चला आता रहा है। तो भाई टी और कॉफी आपस में सब्स्टिट्यूट है, और इसका अगर हम जो इफेक्ट, इसका जो हम प्राइस के साथ डायग्राम पढ़ते हैं, डिमांड पर इफेक्ट समझते हैं, उसको भाई हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। अब बात समझिएगा, अब बात ये समझते हैं कि भैया ये मान लेते हैं डिमांड कर्व बनाया था हम लोगों ने, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और ये डिमांड कर्व है मान लेते हैं टी का, ये डिमांड कर्व है टी का। और भाई ये हो रहा है कि भाई कॉफी जो हो रही है ना, कॉफी इसका कॉम्पिटिटर, इसका सब्स्टिट्यूट, कॉफी के प्राइसेस कांस्टेंट है मान लेते हैं, कॉफी के प्राइस कांस्टेंट है, कॉफी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड का प्राइस ना फॉल हो रहा है, सॉरी डिमांड ऑफ टी का प्राइस फॉल हो रहा है, मतलब टी के प्राइसेस कम होते चले आ रहे हैं। अब क्या करें, बड़ा समझना कि मैंने क्या बोला, ये डिमांड किसकी थी, ये डिमांड थी बेटा टी की, कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, टी का प्राइस कम हो रहा है, इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे ये इफेक्ट आएगा, तो जो लोग कॉफी कंज्यूम कर रहे थे उन्हें लगेगा कि भाई चाय सस्ती हो रखी है, तो ऐसा करते हैं इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कॉफी हम टी कंज्यूम करने लगते हैं, इसलिए ज्यादा लोग टी कंज्यूम करने के लिए आ जाएंगे, जिसकी वजह से टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये जो डायग्राम है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे लग रहा है डिमांड के ऊपर, समझ में आ गया। इससे पहले मैंने आपको इनकम इफेक्ट बताया, वो कैसे लगा डिमांड के ऊपर, समझ में आ गया। एक और चीज होती है प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट क्या है, देखो प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है दोनों इफेक्ट को ऐड कर दिया, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्राइस इफेक्ट। तो कोई पूछ लेगा तो आप बता सकते हो। अभी समझ में आया। अगर देखो ये वाली जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये कंसेप्चुअल क्लास ले रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको आप कैसे समझेंगे, कैसे डिमांड कर पे लग रहा है। ये मैं यहां पर आपको आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं सिखा रहा हूं, आंसर राइटिंग के लिए हम लोग अलग बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, समझाने वाला काम कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, नोट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग बढ़ते हैं लास्ट दो पॉइंट पर, और इसके बाद हमारा रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड का खत्म हो जाने वाला है। अगला पॉइंट जो हम लोग लेकर आए हैं, पॉइंट नंबर 4, वो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब क्या हुआ, एन मतलब पॉपुलेशन। अगर कभी भी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, कस्टमर्स बढ़ने वाले, ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी, और कस्टमर्स कम होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो तुमको क्या बताना है कि डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड का क्यों हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। समझ में आ रही है बात। पहले ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर्स बढ़ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहां पर कस्टमर बढ़ गया है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप में डिमांड कर्व हो रहा है। दूसरा क्या है, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अब भाई बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिसके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस पॉइंट का। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई तो डिमांड कम हो जाने वाली है, और बाय द वे अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई तो भाई अगर ये कॉस्टली है, इसकी डिमांड कम होगी, या ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज के लिए काम किया जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन काम क्या है यार, लाइट जलनी चाहिए, पंखा भी नहीं, लाइट जलनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो भाई जब महंगी हो गई इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई, चीप हो गया, तो भाई सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे हैं। भाई लोग गैस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, भाई हीटर पे खाना बनाने पर चला, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। तो अगर इसका डिमांड, इसका सॉरी, अब इससे इफेक्ट क्या होता है भाई, इससे हमारा डिमांड कर्व कैसे इफेक्टेड है। भाई देखो मैंने क्या बोला कि अगर तो ये सस्ती हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाने वाली, तो उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व पे वो इफेक्ट कर रहा है। साफ साफ समझ में आ रही है बात। तो यहां तक इतना जितना मैंने पढ़ाया है आपको डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के रीजन, ये 6 रीजंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, सॉरी 5 रीजंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। 5 के 5 पूरे प्रिपेयर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और किसी बच्चे को ये लगता है कि सर इसके आंसर कैसे लिखने हैं तो मुझे बताइए। और उसके बाद भी लगता है कि आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, जिसमें मैं सारी आंसर राइटिंग स्किल्स, एवरी केस स्टडी, एवरी नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन दैट क्लास। तो आप चाहते हो तो मेरे साथ स्पार्टन्स के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। रोज रात को 8 से 9 हम लोग की क्लास चलती है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, ट्यूसडे थर्सडे में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, और सैटरडे को पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। फीस पूरे साल की जस्ट 7500 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन। और इसका अगला वीडियो क्या आने वाला है, इसका अगला वीडियो आने वाला है डिमांड चैप्टर का ही, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, और खत्म हो जाएगा हमारा डिमांड चैप्टर। बाय बाय।